जैसा कि बैंक ऑडिट अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो बैंक ऑडिट का अलॉटमेंट जैसे ही हमें मिल जाता है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हम बात करते हैं किसी भी तरह की अगर आपको बैंक ऑडिट अलॉट हुई है, चाहे स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट, चाहे कॉन्करेंट बैंक ऑडिट, चाहे स्टॉक ऑडिट या कोई भी स्पेशल तरह की ऑडिट, आपको प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना कंपलसरी है। ये कम्युनिकेशंस आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल के केस में आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि जो मेल आप कम्युनिकेशन जो आपने किया है उसका रिसिप्ट आपको मिल जाना चाहिए एज एन एक्नॉलेजमेंट। ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा बैंक ऑडिट स्टार्ट करते वक्त। बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कम्युनिकेशन करने के इमीडिएटली बाद में ऑडिट स्टार्ट कर सकता है। जनरली क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट ऑडिट्स या बैंक ऑडिट्स हमको अलॉट होती है तो उसके साथ एक टाइम फ्रेम फिक्स होता है कि हमको इस टाइम शेड्यूल के अंदर इस ऑडिट को कंप्लीट करना है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन का अगर वेट करेंगे तो हो सकता है वो टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं हो और हम लोग उसको स्किप करके या उसके बियॉन्ड वर्क करना पड़े। इस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, जो अपनी एक्सेप्टेंस देता है वो ऑडिटी को, वो कंडीशनल हो सकती है। कंडीशनल में हमें ये मेंशन करना होगा कि हमने कम्युनिकेशन प्रीवियस ऑडिटर को किया है और अगर उनका कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो हमारी एक्सेप्टेंस कंसिडर की जाएगी। अगर कोई भी प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन आया तो उस ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी एक्सेप्टेंस होगी। एक प्रश्न ये भी आता है, क्या कॉन्करेंट ऑडिटर जिस ब्रांच की कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है उसकी LFAR साइन कर सकता है क्या? तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने इस FAQ का जो आंसर दिया था वो आंसर ये था, अगर आपकी ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर नहीं आ रही है तो आप उस ब्रांच की LFAR साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आ रही है तो LFAR केवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइन करेगा। एक प्रश्न ये भी आता है, क्या कॉन्करेंट ऑडिटर उसी ब्रांच की या उसी बैंक की टैक्स ऑडिट भी कर सकता है क्या जिस बैंक का वो कॉन्करेंट ऑडिटर है? तो इसका आंसर ये है कि एक कॉन्करेंट ऑडिटर सेम बैंक की टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंस पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है जब इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो सेक्शन 288 ये भी कहती है कि इंटरनल ऑडिटर और कॉन्करेंट ऑडिटर टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते। टैक्स ऑडिट केवल स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा ही की जाएगी। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट के दरमियान ऑडिटर को साइन करने होते हैं, लेकिन जिस ब्रांच की स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं हो रही है और जहां पर सर्टिफिकेशन एक कॉन्करेंट ऑडिटर दे रहा है, तो क्या कॉन्करेंट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर वो सर्टिफिकेट साइन कर सकता है क्या? इस केस में हमें ये देखना होगा कि अगर वो सर्टिफिकेट मैनेजमेंट को एड्रेस हो रहे हैं तो एक कॉन्करेंट ऑडिटर उन सर्टिफिकेट को साइन कर सकता है, लेकिन अगर वे सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर या किसी और अदर बॉडी को एड्रेस हो रहे हैं तो उन्हें कॉन्करेंट ऑडिटर सर्टिफाई नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न यह आता है कि क्या एक कॉन्करेंट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर सकता है क्या? तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि द कॉन्करेंट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सर्टिफाई नहीं कर सकता है। एक कॉन्करेंट ऑडिटर उसी बैंक की रेवेन्यू ऑडिट भी ले सकता है क्या? अगर इस प्रश्न की बात करें तो हाँ, एक कॉन्करेंट ऑडिटर और उसी बैंक की रेवेन्यू ऑडिट भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि दोनों ही ऑडिट का नेचर है मैनेजमेंट फंक्शन। वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं दोनों ही चीज़ों में, इसलिए वो दोनों ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं।